नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बदहाल अस्पताल, जनतंत्र में हाहाकार। जी हां, एक और जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अलग अलग जिलों में जाकर अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते और अधिकारियों को फटकार लगाते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन धरातल पर हाल ये है कि सरकारी कर्मचारी सरकार के दावों और वादों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। हाल ये हो गए कि कहीं सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी है तो कहीं इलाज के अभाव में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल ताजा मामला उन्नाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर का है, जहां पर अस्पताल में मरीजों के लिए एम्बुलेंस तक की कोई सुविधा नहीं है। हाल ये हो गए हैं कि मरीजों को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाने पर तीमारदार मजबूर हो गए हैं। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सफीपुर के हाल ये हो गए हैं कि ऑपरेशन के बाद सोचिए कि मरीज को एम्बुलेंस तक नहीं मिली तो ठेले पर मरीज को परिजन घर ले जाने को मजबूर हो गए। और ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कड़े निर्देशों के बाद भी उन्नाव का स्वास्थ्य विभाग बीमार बना हुआ है। हालांकि उन्नाव मामले पर डिप्टी सीएम ने मामले पर संज्ञान लेने की बात कहते हुए रिपोर्ट तलब जरूर की होगी, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी अलग अलग जिलों से इस तरह की लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। और अगर ताजे मामले की बात की जाए तो कल ही की बात अगर की जाए तो महाराजगंज से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर महिला अस्पताल के शौचालय में रखे डस्टबिन के अंदर एक नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। और हैरान कर देने वाली बात यह रही कि कुत्ता शव को लेकर पूरे अस्पताल में घूमता रहा, लेकिन किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और इसके अलावा अगर कुशीनगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो वहां पर भी लापरवाही सामने आई थी, जहां पर प्रसव कक्ष से मांस का टुकड़ा लेकर कुत्ता भागा। तो वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि ये भी साफ तौर पर सामने आया है, जिसमें उन्नाव में जिस तरीके से रिश्वत लेते वीडियो सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में किस तरीके से देखिए इलाज के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है, वो तस्वीरों में आपने देखा। तो तमाम मामले अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से अस्पताल में इलाज के नाम पर पैसे जमा किए जा रहे हैं, मोटी मोटी रकमें वसूली जा रही है। हालांकि इसको लेकर डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर ट्वीट भी किया है और ये कहा है कि 3 दिनों में जिस तरीके से ये जो खबर सामने आई है, जो शॉर्ट सामने आए हैं, इस पर जो है जवाब दिया जाए, जवाब तलब किया है। इसके अलावा आपको बताएं कि चंदौली में भी आपको याद होगा अगर कि बेड पर कुत्ते के आराम फरमाने का मामला भी सामने आया था, जिसको लेकर हालांकि ब्रजेश पाठक ने पीएचसी में संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर जांच के निर्देश दिए थे। तो लगातार अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें अस्पताल के बदहाली की सामने आ चुकी है, चाहे बात जनपद उन्नाव की हो, चाहे बात महाराजगंज की हो। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहली तस्वीर जो है अस्पताल में देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस नहीं है, कैसे मरीज ठेले पर लद कर घर जाने को मजबूर हो गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर महाराजगंज के अस्पताल की है, जहां पर डस्टबिन में दरअसल नवजात बच्चे का शव पड़ा हुआ था, जिसे कुत्ता लेकर पूरे अस्पताल में घूम रहा था। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरीके से जो बदहाल अस्पताल हैं वो इस कदर बीमार हैं कि जनतंत्र में हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन हालांकि अगर बात की जाए तो ये जो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे बात रिश्वतखोरी की हो, चाहे बात ठेले पे लादकर इस तरीके से मरीज को घर पहुंचाने की हो, इन तमाम मामलों को लेकर अक्सर हम ये देखते हैं कि जो डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, मामले की संज्ञानता को साफ तौर पर गंभीरता से समझते हैं। और इसीलिए दरअसल बड़ी वजह है कि एक बार फिर से हालांकि इस तमाम तस्वीरों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने रिपोर्ट तलब की है और जल्द से जल्द इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। में बदहाल अस्पताल से जनतंत्र में कब तक हाहाकार होगा, ये दरअसल बड़ा सवाल है। डिप्टी सीएम के निर्देश के बावजूद भी क्यों अस्पताल बीमार पड़े हैं, कौन इसे देखेगा,
क्यों बेसुध अस्पतालों के हाल है, क्यों अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, हर जगह क्यों गंदगी का अंबार है, तमाम लगातार सवाल बने हुए हैं। और अलग अलग जिलों के अस्पतालों के हाल क्यों बदहाल है, कौन है जो लगातार सरकार की जो तमाम सुविधाएं हैं इस पे पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कई बार अक्सर हम ये देखते हैं कि अस्पतालों में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बार बार अधिकारी जो है वो लापरवाह क्यों बने हुए हैं, ये दरअसल बड़ा सवाल है। आखिर कौन है जो बदहाल अस्पतालों की सुध लेगा और क्यों बदहाल अस्पताल से जनतंत्र में जो हाहाकार मचा हुआ है इससे कब छुटकारा मिलेगा। तो बदहाल अस्पताल, जनतंत्र में हाहाकार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो अलग अलग दरअसल तस्वीरें हैं। क्योंकि अगर आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे उसमें किस तरीके से देखिए जो मरीज है वो ठेले पर लद के जाने को मजबूर हो गया है, तो वहीं कैसे मनमानी इन हालातों में भी देखिए अस्पताल प्रशासन किस तरीके से मनमानी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोटी मोटी रकम जो है तीमारदारों से, मरीजों से अस्पताल प्रशासन ले रहा है। और सफीपुर उन्नाव स्वास्थ्य केंद्र का दरअसल ये मामला है, जहां पर एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से मरीज को ठेले में लादकर घर तक पहुंचाया गया है। दरअसल और ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर दिन इस तरह की खबरों में अक्सर हम डिबेट शोज करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं बदलाव इन तमाम चीज़ों में होता है। आखिर क्यों नहीं बार बार आदेश के बाद जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े पद पर, क्यों नहीं इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्यों अक्सर इस तरह की तस्वीरें हम बार बार देखते हैं, ये वाकई बेहद ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ब्रजेश पाठक तमाम निर्देश, तमाम आदेश दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उन आदेशों पर आखिर क्यों नहीं अमल किया जाता, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये वाकई बयां करती हैं कि अस्पतालों में किस तरीके के बदहाल हाल हैं जिससे लोग परेशान हैं। विपिन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। चलिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्राची कौशिक जी भी जुड़ गई। मैम, स्वागत मैं करना चाहूंगी आपका जी। और आपके पास लौटूंगी। मैम, एक बार मैं अपने संवाददाता से थोड़ी अपडेट ले लूं, उसके बाद आपके पास मैं लौटूंगी। विपिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विपिन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। प्राची जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मैम अक्सर हम इस तरह की खबरें देखते हैं जहां पर अस्पतालों को लेकर हालांकि दावे और वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं मैम, लेकिन जो धरातल पर तस्वीरों की अगर बात की जाए तो ढाक के 3 पात निकलकर सामने आते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अभी भी उस लेवल पर नहीं है कि एक आम आदमी सोचे कि मैं जाऊं और मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं आपको मथुरा वृंदावन क्षेत्र की एक बात बताती हूँ कि वहां पर एक महिला जिसके पति की काफी तबीयत खराब थी, तो जब वो सरकारी अस्पताल में गई तो एक तो लंबी लाइन के बावजूद भी उनको जो है ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर उन्होंने 30,000 रुपए का लोन उठा के प्राइवेट में इलाज कराया, जिससे वो 30,000 कर्ज के नीचे तो आई ही। दूसरा, वो एक दलित महिला थी। आप सोचिए उनके ऊपर कितने उनको घूमने फिरने में उन्होंने कई दिनों का जो है ना अपनी मजदूरी भी खोई कि वो कुछ कमा सकती थी, घर घर जाके वो काम करती थी। तो ये तो हाल है। वाकई हाल इस तरीके से बदहाल है कि जहां पर जो गरीब तबका का जो समाज है वो ना ही सुविधाएं उसे मिल पाती हैं, और सुविधाओं के नाम पर अगर सुविधाएं दी भी जाती हैं तो उनसे मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है, वो भी सरकारी अस्पताल में जहां पर निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है सरकार की तरफ से। जी जी,
एक तो देखिए, जो आयुष्मान कार्ड है वो अभी तक धरातल पे सबको नहीं पहुंचा है। उस कार्ड से काफी सुविधाएं और काफी इलाज लोगों को मिलता है, वो सबको नहीं मिला है। तो जिस कारण से जब वो अस्पताल में जाते हैं, जैसे अभी सीजनल फ्लू चल रहा है, सर्दी का मौसम है, मौसम बदल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम के लिए भी लोगों को जाना पड़ता है। तो ये अगर आपको सीधा सीधा देखना है तो आप देखिए, आप किसी भी गांव में जाइए, झोला छाप डॉक्टर्स की आपको भरमार मिलेगी। उसका कारण यही है, ऐसे लोग इसका फायदा उठा जाते हैं। उनको पता है इंसान मरता ना तो क्या ना करता, कि वो मरने से अच्छा है तो ऐसा झोला छाप के पास ही जाएगा। तो इस वजह से इस तरह की जो चीजें हैं बढ़ रही है। फिर झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पूरी क्वालिफिकेशन नहीं होती, कुछ भी दवाई देते हैं जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये हाल है कि सरकारी जो सुविधाएं हैं वो जिन लोगों के लिए होनी चाहिए, जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, उनको तो मिल ही नहीं पा रही है वो। और उसी वजह से वाकई शर्मनाक है। प्राची जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, जिस तरीके से जो उन्नाव से जो बदहाल की तस्वीरें सामने आई हैं, एक और जहां पर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, तो वहीं इलाज के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूली जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है इसको लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्नाव जिले में लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, चाहे इलाज के नाम पर हो या आंखों अंधेरे में इलाज करने का मामला हो, या चाहे इलाज के नाम पर मोटी रिश्वत लेने का मामला हो। तमाम तरीके की इस तरीके जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो है सभी वीडियोस जो है उन्नाव जिला प्रशासन संज्ञान में लेता, स्वास्थ्य विभाग संज्ञान में लेता। संज्ञान तब लिया जाता है जब प्रदेश के डिप्टी सीएम मामले को ट्वीट करते हैं। उसके बाद जो है जिले के जिम्मेदारों में हड़कंप मचता है। हालांकि कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई ना के बराबर हो रही थी। तो जिस तरीके से जो ये रिश्वतखोरी का भी मामला सामने आया और उन्नाव में जिस तरीके से मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, क्या इस पर कोई कार्रवाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है? जानकारी मिलने के बाद क्या कोई एक्शन लिया गया है अब तक? देखिए, उन्नाव की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की लचर प्रणाली से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सफीपुर सीएचसी की बात की जाए तो यहाँ मरीज है, वो इलाज के लिए गया था, उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद जो घर वापसी के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती, उसको बाकायदा एम्बुलेंस दी जाती, लेकिन उसको एम्बुलेंस ना मिलने से वो अपना प्राइवेट ठेले के माध्यम से वो अपने घर जा रहा था। और जिले की बात की जाए तो लगातार चाहे सीएमओ ऑफिस के अंदर की रिश्वत के मामले हो या अन्य सीएससी के मामले हो या फिर अंधेरे में इलाज करने के मामले, तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ट्वीट करते हैं, कार्रवाई का भरोसा देते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जिले के वो कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे जी। वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो दरअसल कार्रवाई करने से बचते हुए दिखाई पड़ता है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। प्राची जी, क्या इस तरीके से हम एक उत्तम प्रदेश की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उत्तम प्रदेश तब होगा जब हाशिए पर जो लोग हैं उन तक वो इलाज पहुंचे। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री बहुत भागदौड़ करते हैं, घूमते हैं, लेकिन सारा जो काम खराब है वो ब्यूरोक्रेसी लेवल पे होता है। अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो ना सिर्फ फ्री सेवाओं के लिए पैसे भी ले रहे हैं, बल्कि लंबी लंबी कतारों में उनको खड़ा करके प्रताड़ित भी कर रहे हैं। साफ सफाई की बात करें और डेंगू अवेयरनेस की, कम्युनिकेबल डिसीजेस की, तो इस तरह की जो पहले से ही प्रचार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। जब लोग 2-3 मर जाते हैं डेंगू से, तब जाके तो कहीं जाके छिड़काव होता है, इस एरिया में है। और जबकि इतना लाखों का बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य का, तो वो कहाँ जा रहा है? क्या फ्री में बैठा के स्वास्थ्य कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए वो बजट है या आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए? वाकई अहम बात आपने कही, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों अगर बात की जाए तो डेंगू का प्रकोप लगातार अलग अलग जिलों में, ये नहीं कि एक ही जिलों में है, पूरे प्रदेश भर में अगर देखा जाए तो जो आंकड़े डेंगू के आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में विपिन, अगर हम उन्नाव की खासतौर पर बात करें तो उन्नाव में प्रशासन को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि प्रशासन डेंगू के लिए कितना सतर्क दिखाई पड़ रहा है? हालांकि अस्पताल की अगर बात की जाए तो अस्पतालों के हाल तो जस के तस पड़े हुए हैं। क्या डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कोई तैयारी, प्रशासन की तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? मुद्दा उठा रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से वायरल हो रही हैं। उसके बाद जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, किसी तरीके की सुध लेने की बात नहीं करता है। बात करें अगर डेंगू की, तो
यहाँ जिला अस्पताल से लेकर जो क्षेत्र में सीएचसी मौजूद है उसके आसपास बाकायदा गंदगी फैली हुई है। हालांकि लगातार छिड़काव की बात करते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ना तो छिड़काव करते नजर आ रहे हैं, ना ही कोई जिम्मेदार कैमरे पे कुछ बोलने को नजर आते हैं। हालांकि इस मामले में हम लोग सीएमओ से बात करने की कोशिश करते हैं या जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधा होती है, जो छिड़काव हो, चाहे जिससे तमाम तरीके जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उसको लेकर अगर जो हालात की बात की जाए तो हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कार्रवाई की बात है, कार्रवाई जवाबदेही होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप ये लगातार कह रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही होनी चाहिए, वो लगातार जवाब देने से बचते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे, इसीलिए इस तरीके के जो विजुअल्स है वो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर आप इसमें जवाबदेही किसकी होगी? इतनी अराजकता का जो माहौल स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर दिखाई पड़ेगा तो आमजन कहाँ जाएगा? बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो बेशर्मी पे आमादा है, और लगातार हम लोग सीएमओ से हो या जिला प्रशासन से हो, तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता है। जिले में चाहे इलाज के अभाव में अगर दम तोड़ती स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था हो या फिर बाकायदा रिश्वतखोरी का मामला हो, जैसे अभी टीवी स्क्रीन पे अभी तस्वीरें दिखाई जा रही थी, बाकायदा सीएमओ बगल में सीएमओ कार्यालय है, सीएमओ दफ्तर के अंदर बैठे हुए, तो जस्ट बगल में कमरे में बाकायदा रिश्वत ली जा रही है। तो कहीं न कहीं एक सरकारी सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि पूरे मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संज्ञान लेते हैं, उसके बाद ट्वीट करते हैं, तब कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई अभी तक ना के बराबर है। जी चलिए, वाकई उन्नाव की प्राची जी, दो अलग अलग तस्वीरें आज सामने निकल कर आई, जहाँ पर जो मरीज हैं वो उसे एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से आप सोचिए कि ठेले पर जाने को मजबूर, और वहीं रिश्वत की तस्वीरें सामने आई। और खास बात यह है कि अस्पताल के बहुत ही करीब, बहुत ही नज़दीक में सीएमओ दफ्तर भी है। ऐसे में मैम इसको कैसे समझे कि क्या ये जो है एक्टिव प्रशासन की क्रियाएं हैं या फिर एक्टिव स्वास्थ्य विभाग की प्रणाली है? ये तो वो बात होगी, दिया चले अंधेरा। पुलिस स्टेशन के पास क्राइम हो जाता है, सीएमओ ऑफिस के आस-पास जो है इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सोचिए दूर दराज क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं सरकारी विभाग और सरकार से विनती करना चाहूंगी कि अपने सरकारी मुलाजिम को जो आप भर भर के सैलरी देते हैं, इनको बोलिए गांव देहात में जाएं और लोगों तक सर्विसेज पहुंचाएं। आपको जो तनख्वाह मिल रही है सरकार लोगों की सेवा के लिए मिल रही है, कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं मिल रही है, तो इनकी गांव में ड्यूटी लगाएं पीरियोडिकली कि ये इनका जो स्टाफ है सारा ये गांव में जाके पंजीकरण करें कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों को क्या समस्याएं हैं, और जल्दी जल्दी उनको अस्पताल में रेफर करें। दूसरा, साफ सफाई का मुद्दा है कि जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स ना चला के जो उनको सरकारी नौकरी मिली है, जो अस्पताल में काम मिला है, वही पूरा करने को काफी है। वाकई, तो जिस तरीके से प्राची कौशिक जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अक्सर इस तरीके के मामले आप हर रोज अपने आसपास देखती होंगी, लेकिन ऐसे में हालांकि मैं हर एक सामाजिक कार्यकर्ता से ये सवाल प्रश्न जरूर रखती हूँ, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है इस तरीके के मामलों में। ऐसे में जो इतनी अराजकता समाज में फैली हुई है, कैसे उन्हें समझाइएगा? क्या लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है? हालांकि प्रशासन को सख्त होने की ज़रूरत बिल्कुल है, अगर वो नहीं हो रहा है तो ऐसे में कैसे इस तरह की जो खबरें हैं वो आनी बंद हो पाएंगी? उसके लिए क्या किया जाए, क्या कुछ इनिशिएट आपको लगता है कि करना चाहिए इसको लेकर? मैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, हम इतने हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और फाइनली हमें भी, क्योंकि हम एनजीओ संस्थाएं हॉस्पिटल्स नहीं चला सकती, इतना फंड नहीं होता है, फाइनली हमें भी लोगों को सरकारी अस्पताल में रेफर करना पड़ेगा। तो जो काउंसलिंग की सर्विसेज हैं, जो लोगों को रेफरल सर्विसेज हैं, वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन इलाज तो सरकारी अस्पताल में ही होगा। मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं वो तो सरकारी अस्पताल में है। अगर सरकारी अस्पताल का ही ये हाल रहेगा तो हम संस्थाएं मिलकर भी क्या ही कर लेंगे, क्योंकि फाइनली तो वही रेफर करना है। और अगर हम दिल्ली से या मेट्रोपॉलिटन सिटीज से भी डॉक्टर्स को लेकर जाते हैं गांव देहात में इलाज कराते हैं, तो उनको फिर अगर हम मेट्रो सिटीज के हॉस्पिटल्स में रेफर करेंगे तो उन पर भी बहुत ज्यादा वजन बढ़ेगा। तो ये जो आसपास की जो गांव में जो अस्पताल होते हैं, इन्हीं को दुरुस्त करना ही एक सॉल्यूशन है। उसके लिए हम जो है टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करते हैं, उनको
हम जो मूलभूत सुविधाएं करते हैं, जानकारी करते हैं, जहाँ तक जानकारी अवेयरनेस कैंपेन का सवाल है वो तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कर ही रहे हैं, लेकिन फाइनली इलाज तो अस्पतालों में ही होगा, उसके बिना वाकई काम फाइनली नहीं इलाज जो है वो तो अस्पतालों में ही होगा। जिस तरीके से विपिन, अगर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाहे उन्नाव की ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं, चाहे हम बदहाल जो सेवाएं हैं उनकी कह लें या फिर जो रिश्वतखोरी की कह लें, इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी हालांकि इसमें संज्ञान लिया है और ट्वीट कर दिया है कि जो ये जो तस्वीरें सामने आई है इसको लेकर जवाबदेही दी जाए और जवाब दिया जाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में क्या अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया है, कोई स्टेटमेंट वहां से आया है, कोई बयान? देखिए आपको बता दें कि लगातार जब वीडियो वायरल होती है, मामले को छुपाने की पहले कोशिश की जाती है, उसके बाद मामला सीएमओ तक डिप्टी सीएम तक पहुंचता है। जब डिप्टी सीएम ऊपर से ट्वीट करते हैं तब जाके जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नींद से जगते हैं। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं होता है, सबसे पहले अगर जिले की खामियां हैं, जब जिले के अधिकारी को नहीं पता होगी तो राजधानी में बैठे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको कैसे पता होगी? तो जाहिर सी बात है जब मामला डिप्टी सीएम संज्ञान लेते हैं उसके बाद कार्रवाई के भरोसा दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई भी ना के बराबर होता है। जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं उनको बाकायदा उन पर कार्रवाई करके गाज गिरा दी जाती है। कहीं न कहीं जो बड़े अफसर होते हैं, बड़े अधिकारी जिम्मेदार, उनको पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है। वाकई बड़े अफसरों को जिस तरीके से आप बार बार जो है बड़े अधिकारियों को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये सही भी है क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम शासन प्रशासन सरकार की हम बात कर लें, साफ तौर पर ये दावा और वादा किया जाता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कि चुनावी मुद्दे अक्सर रहते हैं, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम मुद्दे कई ऐसे ये अहम मुद्दे हैं जो हर बार के चुनाव में आते हैं, लेकिन चुनाव आकर निकल जाता है, नेता आकर जीत के अपनी कुर्सी पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं जाकर ठहर जाता है। ये दरअसल दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है प्राची जी, जो जिन मुद्दों के नाम पर हम चुनाव लड़ते हैं, जिन मुद्दों के नाम पर हम चुनाव जीतते हैं, उन मुद्दों पर गौर नहीं किया जाता क्योंकि जनता त्रस्त है, अनअवेयर है। जनता को मुझे लगता है कि शायद जो नेतागण हैं वो बेवकूफ़ समझती है, सिर्फ एक जरिया समझती है कुर्सी तक पहुंचने का, क्योंकि अगर वाकई जनता की वैल्यू होती तो इस तरीके की तस्वीरें हमारे आसपास ना होती। प्राची जी। जी बिल्कुल, देखिए नेता जब वोट मांगने आते हैं तब उनका लहजा अलग होता है, जीतने के बाद जो है सभी जो है वो भूल जाते हैं कि वो किस वजह से जनता के बीच गए थे, क्या उनके वायदे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एज अ पब्लिक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम उनको अकाउंटेबल ठहराएं। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है, ये उनकी मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस वजह से वो पब्लिक सर्वेंट है। आपको इसीलिए सैलरी मिल रही है कि आप इन सुविधाओं को ग्राउंड लेवल पर लेकर जाएं। जैसे कोविड में एक टास्क फोर्स बनी थी, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो थोड़ा ढीला पड़ गया है। कोविड के टाइम पर जिस तरह से टास्क फोर्स बनी थी, गांव-गांव में लोग भेजे जा रहे थे, एक आपदा आई थी, तो अभी भी इसको समझे कि आप ये देखिए डेंगू जैसी बीमारी से हमारे बच्चे जो है ना जान खो जा रहे हैं, जबकि इसका इलाज संभव है। कोविड का तो इलाज भी नहीं पता था तब इतने काम हुए। जिस चीज का इलाज संभव है, ऐसी ऐसी बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वाकई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में प्राची जी, क्या आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप वेलफेयर सोसाइटी से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे में क्या अस्पतालों में कोई अवेयरनेस कैंप लगाते हैं ताकि उन्हें भी समझाया जाए कि आप भी ज़रा तेज़ी के साथ एक्टिव मोड पर आकर अस्पतालों में काम करें, इस तरीके की लापरवाही ना करें जो कि इंसान की ज़िंदगी पर बनाए? देखिए हम तो हॉस्पिटल्स में जाके सरकार का काम ही हल्का करने का काम करते हैं। हम समझते हैं कि इतने हॉस्पिटल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स आप 2 दिन में क्रिएट नहीं कर सकते, डॉक्टर बनने में पूरे 5 साल लगते हैं। और तमाम तरह की समस्याएं डॉक्टर्स भी झेलते हैं, स्टाफ नर्सेज नहीं है, भर्तियां नहीं हो रही हैं। इन सब समस्याओं के बावजूद भी हमें लोगों को बचाना है, तो हम एज अ सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स हम अस्पतालों में जाकर हम उनको फ्री कैंप्स लगाने के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में उनको इन्वॉल्व करने के लिए हम अपनी तरफ से सुविधाएं देते हैं, मुफ्त दवाई वितरण करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, जब हम अस्पतालों में जाते हैं इतनी दवाइयाँ नियर टू एक्सपायरी डेट पड़ी रहती है, लेकिन वो बढ़ती नहीं है।
तो हम ये कहते हैं कि आप हमें दवाइयाँ दीजिए, अपने डॉक्टर्स को भेजिए, नर्सेज को, हम गांव में बंटवाएंगे, वहाँ जरूरत है। लेकिन मजा क्या, अधिकारी सोचते हैं कि हमारा रिकॉर्ड खराब होगा। जब उनके ऊपर बन आती है, जब महीना भर रह जाता है दवाई एक्सपायर होने के लिए, तब वो एनजीओज को ढूंढते हैं कि हमारा रिकॉर्ड खराब होगा, ये दवाइयाँ बंटवा दीजिए। तो फॉर्मेलिटीज कम हो रही है और काम कम हो रहा है, ज्यादा हो रही तो है। इन सब अव्यवस्थाओं के कारण आप क्या समझती मैम? देखिए, कारण यही है कि जो प्रशासन का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर जगह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों को तुरंत जो है हटाना चाहिए नौकरी से, जो इतनी बड़ी बड़ी सैलरी लेकर काम नहीं कर रहे हैं और इतनी दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है लेकिन वो गांव देहात में जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचती है। दूसरा, जो एम्बुलेंस सर्विसेज है उसका संख्या बढ़ा के गांव-गांव में उनको दौड़ाना चाहिए कि अगर आपको जरूरत है तो आपको ज्यादा पैसा देके प्राइवेट गाड़ी करके अस्पताल ना आना पड़े। अगर हर गांव में भी एक एम्बुलेंस जाने लगे जिसमें बेसिक प्राइमरी इलाज हो, तो ये बहुत हद तक समस्याएं सुलझ जाएंगी। वाकई, यानी कि जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसमें बदलाव करना होगा और दूसरी जगह हमें खुद को भी जागरूक रखना होगा ताकि इस तरीके की जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठा सकें और अस्पताल प्रशासन को जगा सकें, ताकि जो चीज़ें लगातार सामने आ रही ना आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्राची जी, आपने समय दिया, और विपिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि लगातार जो अलग अलग ज़िलों से, चाहे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले की बात कर ली जाए, चाहे उन्नाव की बात करें, चाहे अलग अलग ज़िलों की बात करें, किस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम अवस्थाओं की तस्वीरें सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, बयां करती कि आखिर जो स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं हैं वो किस तरीके से लचर होती जा रही है। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इन तमाम मामलों को संज्ञान में लेते हुए इन पर जवाब तलब जरूर किया हो, लेकिन ऐसे में ये देखना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब साफ तौर पर सख्त कार्रवाइयाँ और आदेश दिए जा रहे हैं, बावजूद उसके उन आदेशों पर काम कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं जो अधिकारी हैं वो इन पर अमल कर रहे हैं, और अगर अमल किया भी जा रहा है तो आखिर कहां से तस्वीरें अलग अलग जिलों से इस तरीके से अव्यवस्थाओं की निकलकर सामने आ रही हैं, ये वाकई बड़ा सवाल है। इसीलिए ये जो हमारी खास पेशकश बदहाल अस्पताल जनतंत्र में हाहाकार की जो तमाम स्पेशल जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी, दरअसल ये बयां करता है कि किस तरीके के हालात अस्पतालों में, जिससे जो जनता है, जो जनतंत्र है वो बुरी तरीके से हाहाकार में आ चुकी है, परेशान हो चुकी है, लेकिन इसका समाधान करने वाला कोई सामने आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।